बहुत समय पहले एक गांव में राघव और करण नाम के दो भाई रहते थे। छोटा भाई राघव बुद्धिमान और परिश्रमी था, जबकि बड़ा भाई करण नासमझ, सुस्त एवं ईर्ष्यालु था। यही कारण था कि राघव के घर में सुख का सारा सामान मौजूद था और वह आराम की जिंदगी बसर कर रहा था, जबकि करण गरीबी के कारण प्रायः दाने दाने को मोहताज रहता था। एक दिन करण अपने छोटे भाई राघव के घर पहुंच गया और अपना दुखड़ा रोने लगा। छोटे भाई, हम दोनों एक ही वंश और एक ही बाप के बेटे हैं, पर हमारा भाग्य अलग अलग है। तुम्हें हर काम में सफलता मिलती है, जबकि मैंने कभी भी सफलता का मुंह नहीं देखा। तुम्हारी गायें ब्याती हैं और दिन प्रतिदिन तंदुरुस्त होती जाती हैं, लेकिन मेरी गायें एक के बाद एक मरती जा रही हैं। तुम्हारे घर में हमेशा अन्न का भंडार भरा रहता है, जबकि मेरे घर में कभी कभी तो अन्न का एक दाना भी नहीं रहता। इसके अलावा सारे गांव वाले तुम्हारी इज्जत करते हैं तथा तुम्हें प्यार करते हैं। इसके विपरीत छोटे छोटे छोकरे भी बेशर्मी से मेरी खिल्ली उड़ाने से बाज नहीं आते। ऐसा क्यों होता है भाई? कृपया कर मुझे भी समझाओ। मैं तो इस जीवन से दुखी हो चुका हूँ। जी चाहता है आत्महत्या कर लूं। ऐसा नहीं कहते भैया, ऐसा सोचना भी तुम्हारे लिए पाप होगा। यदि आपको किसी चीज की तकलीफ है तो मुझे बताएं, मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा। वह तो ठीक है भाई, लेकिन सवाल तो यह है कि मुझे अभाग्य की तुम कब तक मदद करते रहोगे और मैं कब तक तुमसे मदद मांगता रहूंगा। समझ में नहीं आता कि आखिर हमारी रगों में एक ही खून होते हुए भी मैं क्यों दुखी हूँ और तुम क्यों सुखी हो। यह सब भाग्य का खेल है भैया। मैं इसलिए सुखी हूँ कि मेरा भाग्य अच्छा है और वह काम में मेरी सहायता करता है। आखिर मेरा भाग्य मेरी मदद क्यों नहीं करता, जबकि भाग्य सबका ही होता है, मेरा भी है। यह ठीक है भैया कि हर मनुष्य का भाग्य होता है, लेकिन सबका भाग्य अलग अलग होता है। मेरा भाग्य मेहनती है और हमेशा मेरे साथ रहता है, जबकि आपका भाग्य आलसी है और किसी गहरे अंधेरे कुएं में या फिर किसी मनहूस बरगद के पेड़ के नीचे सो रहा है। ओ, तो इसीलिए मेरा आलसी एवं खोता भाग्य मेरी मदद नहीं कर रहा और मैं दिन प्रतिदिन गरीबी की दलदल में धंसता चला जा रहा हूँ। क्या सोचने लगे भैया? कहो ना, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? मैं हर प्रकार से तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। नहीं भाई, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। अब मैं अपने भाग्य को ही ढूंढकर उसे अपनी खातिर काम करने को मजबूर करूँगा। और करण अपने घर लौटकर सफर की तैयारियां करने लगा। आवश्यक सामान साथ लेने के बाद वह उसी दिन अपने भाग्य की खोज में निकल पड़ा। अपने भाग्य को खोजकर मैं जल्द से जल्द छोटे भाई को नीचा दिखाकर छोड़ूंगा। काफी देर तक चलते रहने के पश्चात अचानक, अरे बाप रे, शेर! शेर को देखकर करण भयभीत होकर भागने ही वाला था कि शेर गरज उठा। ठहरो जी, शेर महाराज, कौन है तू और यहाँ से कहाँ जा रहा है? जी, मेरा नाम करण है सिंहराज और मैं अपने भाग्य को खोजने जा रहा हूँ। भाग्य को खोजने? यह क्या बला होती है? यह ऐसी बला का नाम है वनराज, जो हर किसी के कष्टों का निवारण चुटकी बजाते ही कर देती है। बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे भाई के कष्टों का निवारण किया है। अच्छा, यदि ऐसी बात है तो फिर मेरी भी एक बात सुन। जब तुम अपने भाग्य को खोज लो तो उससे पूछना कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे मेरे दांत का दर्द दूर हो जाए। किसी जड़ी बूटी से तो मुझे आज तक कोई भी फायदा नहीं हुआ है और मैं परेशान हो गया हूँ। अब तो मैं शिकार करके भोजन करने के काबिल भी नहीं रहा। यदि तू मेरा यह काम करने का वचन दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, वरना इसी वक्त चबा जाऊंगा। मैं वचन देता हूँ सिंहराज की, या तो मैं लौटने पर आपको इस दर्द से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताऊंगा या फिर कोई दवा लाकर दूंगा। ठीक है तो जाओ, लेकिन अपना वचन भूल मत जाना, वरना यहाँ से वापस नहीं जा सकोगे। उफ, जान बची लाखों पाए। भगवान का लाख लाख
धन्यवाद अदा कर करण पुनः आगे बढ़ चला। काफी देर तक चलते रहने के बाद आप वे लोग कौन हैं और इस तपती धूप में खेत में बैठे क्यों रो रहे हैं, मालूम करना चाहिए। सुनिए, आप लोग कौन हैं और इस तपती धूप में बैठे क्यों रो रहे हैं? क्या मुसीबत आ पड़ी है आप लोगों पर? अरे हमारी मुसीबत जानकर तुम क्या करोगे भाई? जाओ अपना काम देखो और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। अब तो शायद भगवान भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा। अरे बाबा, इतने मायूस क्यों होते हो तुम? कम से कम अपना दुख तो बताओ। हो सकता मैं ही तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। अच्छा तो सुनो, मैंने यह खेत खरीदा था, लेकिन अब तक हम तीनों कमर तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी इस खेत में एक बार भी फसल नहीं काट पाए। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर तुमने सिंचाई आदि करने में कोई कमी छोड़ी होगी या सड़े बीज डाले होंगे। नहीं भाई, ऐसी कोई कमी हमने नहीं रखी थी। हमने कई बार इस खेत को हल जोता, सिंचाई की, खाद भी भरपूर डाली। जैसे माँ बच्चे की देखभाल करती है, वैसे हमने भी अंकुरों की देखभाल की। क्या कहा? अंकुर भी निकले थे? अंकुर ही नहीं भाई, पौधे भी खूब घने निकले और फसल की आशा दिलाता खेत हरा भरा भी हो जाता है। पर बीच में पौधे मुरझाते लगते हैं और हम पौधों को कितना भी पानी क्यों न दे, वे जड़ तक सूख जाते हैं और हर बार हमारी आशाओं पर पानी फिर जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। इस प्रकोप का क्या कारण है, अब तक कोई नहीं बता पाया। लगता है भले आदमी हम भूखों मर जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ, अपनी राह देखो और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। शायद हमारा भाग्य ही नहीं बेटा, हम तीनों भाग्यहीन हैं। सुनिए बाबा, भाग्य सबका होता है, किसी का मेहनती, किसी का आलसी। जैसे मेरा भाग्य, वह किसी मनहूस बरगद के पेड़ के नीचे या किसी गहरे अंधेरे कुएं में पड़ा सो रहा है। मैं उसे ही ढूंढने जा रहा हूँ। यदि वह मुझे मिल गया तो मैं अवश्य उससे आपके भाग्य के बारे में पूछूंगा और आपके कष्टों के निवारण का उपाय भी पूछूंगा। प्यारे बेटा, भगवान तुम्हारा बाल भी बांका न करे और सफलता तुम्हारे कदम चूमे। यदि तुम्हें तुम्हारा भाग्य मिल जाए तो उससे हमारे भाग्य के बारे में और हमारी फसल बर्बाद होने का कारण अवश्य पूछना। हम तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। करण ने बूढ़े को लौटकर उसी स्थान पर जवाब देने का वादा किया और फिर आगे चल पड़ा। हे ईश्वर, उस भले मानस की मदद अवश्य करना। बहुत दिनों तक सफर करते रहने के पश्चात करण जैसे ही एक नगर में पहुंचा, सैनिकों, बिना इजाजत के हमारे नगर में प्रवेश करने वाले इस गुस्ताख को गिरफ्तार कर लो और महाराज के पास ले चलो। हे ऊपर वाले, यह मैं किस मुसीबत में फंस गया। यह मुसीबत भी शायद मेरे सोए हुए भाग्य के कारण मुझ पर आई है। पता नहीं अब राजा मुझे इस कसूर की क्या सजा दे। सैनिक करण को पकड़कर राजमहल की ओर चल पड़े, किंतु राजा ने उसका स्वागत सहृदय मुस्कान और स्नेहपूर्ण शब्दों से किया। घबराओ नहीं परदेसी, तुम हमारे मेहमान हो, लेकिन हम यह जरूर जानना चाहेंगे कि तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो। आप महान हैं महाराज, जिन्होंने इस कसूरवार को अभयदान दिया। आपकी हमेशा जय जयकार होती रहे। महाराज, मेरा नाम करण है और मैं सुंदरपुर देश के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक गरीब आदमी हूँ तथा अपने भाग्य की खोज में निकला हूँ। यह अपने भाग्य के पास जा रहा है, क्यों न मैं इसे अपनी समस्या से अवगत करा दूं। मेरा भाग्य तो मेरी समस्या हल करने में शायद असमर्थ हो चुका है। हो सकता है यह अपने भाग्य से पूछकर मेरी समस्या का समाधान भी करवा दे। कारण हम तुमसे अपने दास की तरह नहीं बल्कि एक मित्र की तरह बातें करना चाहते हैं। सुनो मित्र, मैं इस विशाल, समृद्ध और शक्तिशाली देश का राजा हूँ, किंतु सोने के महल में रहते हुए भी न जाने क्यों खुशी से जी नहीं पा रहा हूँ। हर समय किसी अज्ञात इच्छा की चाह मुझे भीतर ही भीतर तड़पाती रहती है। मेरी तुमसे एक विनती है, तुम्हें जब तुम्हारा भाग्य मिल जाए तो उससे इसका कारण पूछना और पूछना कि इस तड़पन से छुटकारा पाने का क्या उपाय है। तुम्हारा भाग्य इस संबंध में चाहे जैसा भी उत्तर दे, मुझे लौटकर खुले दिल से बता देना। इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा।
आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी है महाराज, अतः मैं आपका यह छोटा सा काम अवश्य करूंगा और लौटकर आपको उचित उत्तर दूंगा। उस रात करण वहीं रुका। राजा ने उसका खूब आदर सत्कार किया तथा बढ़िया से बढ़िया भोजन कराने के पश्चात उसे सोने के लिए मुलायम एवं गुदगुदा बिस्तर दिया। बिस्तर पर लेटते ही उसे ऐसी नींद आई जैसी शायद ही उसे जीवन में कभी आई होगी। अगले दिन करण नहा धोकर सफर पर जाने को तैयार हुआ। हम तुम्हारे लौटने का बेसब्री से इंतजार करेंगे करण। मैं जल्दी ही लौटूंगा महाराज और आपसे अवश्य मिलूंगा। बहुत दिनों तक सफर करते रहने के पश्चात, अरे वाह कुआं, बहुत जोर से प्यास लगी है, पहले थोड़ा पानी पी लूं फिर आगे बढ़ूंगा। लेकिन जैसे ही वह कुएं के निकट पहुंचा, कौन? क्या तुम करण हो? हाँ, मेरा नाम करण है। लेकिन तुम कौन हो? मैं तुम्हारा दिमाग हूँ और वर्षों से यहाँ पड़ा तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहा था। शायद तुम भी मेरी ही तलाश में यहाँ आए हो। बोलो, यदि तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम्हारे पास आऊं? नहीं भाई, न तो मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ आया हूँ और न ही मुझे तुम्हारी कोई जरूरत है। मैं तो भाग्य की तलाश में घर से निकला हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि मेरा भाग्य मुझे कहाँ मिलेगा? और आगे बस नाग की सीढ़ में चलते जाओ। और करण कुएं से पानी पीकर फिर नाग की सीध में चल पड़ा। करण चलता रहा और कई माह के सफर के बाद, अरे उस बरगद के पेड़ के नीचे वह फक्कड़ सा व्यक्ति कौन सोया हुआ है? कहीं वह मेरा भाग्य ही तो नहीं? जरूर वही होगा, क्योंकि भाई ने यही कहा था कि मेरा भाग्य किसी घने मनहूस बरगद के पेड़ के नीचे सोया हुआ है। और यहाँ का वातावरण भी बिल्कुल वैसा ही है। और करण ने उसे ही अपना भाग्य समझकर उसके निकट पहुंचा और उसे जगाने लगा। ए भाई, उठो, आंखें खोलो, तुम्हारे काम का वक्त हो गया है, उठो। काफी देर तक चिल्लाने और उसे झकझोरते रहने के पश्चात अंत में भाग्य हिला और अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। कौन हो तुम, प्यारे भाई, और मुझे बेवक्त क्यों परेशान किया? मेरा नाम करण है और जहाँ तक मेरा अनुमान है तुम ही मेरे भाग्य हो। अच्छा, तो तुम ही करण हो? हाँ, मैं ही वह करण हूँ जो तुम्हारी वजह से आज तक दर बदर की ठोकरें खाता रहा है। तुम यहाँ आराम करते रहे और मैं तुम्हारे कारण दुहक झेलता रहा, जबकि मेरे भाई का भाग्य तो वहाँ उसके लिए कमर तोड़ मेहनत कर रहा है। क्या तुम मेरी सेवा नहीं करना चाहते? मेरे मालिक, हम तो तुम्हारे भाई जैसे बुद्धिमानों और परिश्रमियों की सहायता करते हैं। तुम जैसे मूर्खों और कामचोरों के तो हम लोग निकट भी नहीं भटकते। हाँ मेरे मालिक, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मेरी मानो तो तुम भी मेरी तरह किसी पेड़ के नीचे लेट जाओ और आराम करो, क्योंकि तुम कभी भी अपने भाई की तरह बुद्धिमान और मेहनती बनना पसंद नहीं करोगे। नहीं भाई, ऐसा मत कहो। यदि तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कहीं का नहीं रहूंगा और हो सकता है मुझे आत्महत्या करनी पड़ जाए। ओह, ऐसी बात है तो आओ मेरे पास बैठो और मुझे बताओ कि तुमने यहाँ तक का रास्ता कैसे तय किया। रास्ते में क्या क्या देखा, किस किस से मिले, उनसे क्या क्या बातें हुई और तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं अपने भाई के कहने पर ही तुम्हें खोजता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ मेरे प्यारे भाग्य। फिर करण उसे अपना सारा किस्सा बताने लगा और भाग्य जमाया लेता हुआ उसकी बातें सुनता रहा। उसकी सारी बातें सुनने के पश्चात, तुम्हारी सारी कहानी सुनकर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं भाई कि तुम में बुराइयां बहुत हैं और अच्छाइयां बहुत कम। लेकिन जब तुम मुझ तक आ ही पहुंचे हो तो मैं तुम्हारी थोड़ी सी अच्छाइयों को देखते हुए ही तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। अब तुम मेरी बातें ध्यान से सुनो। फिर भाग्य उसे समझाने लगा कि मार्ग में मिले व्यक्तियों को उसे क्या क्या उत्तर देने हैं। फिर अंत में बोला, अब तुम घर जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। जल्द ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पर तुम जैसे मूर्ख व आलसी व्यक्ति को मेरा साथ बड़ी मुश्किल से ही मिल पाता है। लेकिन सावधान, अपनी मूर्खता और नासमझी से यह मौका चूक मत जाना।
वरना जीवन भर पछताते रहोगे। कहने के साथ ही भाग्य फिर जमीन पर पसर गया और तुरंत ही उसके खर्राटे दूर दूर तक गूंजने लगे। अरे यह तो पलक झपकते ही सो गया। मैंने अपने भविष्य के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। करण फिर उसे झंझोड़ झंझोड़ कर जगाने लगा। अरे भाग्य भाई उठो, अभी तो मैंने बहुत सी बातें पूछनी है। उठो मेरे प्यारे भाई। करण पसीने पसीने हो गया, लेकिन इस बार लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे जगाने में सफल नहीं हो पाया। करण थोड़ी देर तक खड़ा खड़ा गहरी निद्रा में डूबे अपने भाग्य को टुकुर टुकुर देखता रहा। फिर मुड़कर उसी रास्ते पर डग भरने लगा जिससे आया था। चलते चलते वह सबसे पहले राजा के पास पहुंचा। प्रणाम महाराज। आहा मेरे प्यारे मित्र कर्ण, तुम लौट आए। क्या तुम्हें अपना भाग्य मिला मित्र? और क्या तुमने उससे हमारी समस्या का समाधान पूछा? हाँ महाराज, मुझे मेरा भाग्य मिल गया और उसने आपके दुहा का कारण भी मुझे बता दिया है, लेकिन वह बात मैं आपको अकेले में ही बताना चाहता हूँ। हाँ मित्र कर्ण, अब बताओ तुम्हारे भाग्य ने हमारे दुहा का क्या कारण बताया है? आप इस देश पर राज कर रहे हैं और प्रजा आपको पुरुष मानकर राजा कहकर पुकारती है, जबकि वास्तविकता यह है कि आप स्त्री हैं, क्योंकि आपके लिए यह रहस्य छुपाए रखना, अकेले सेना का संचालन करना, शासन चलाना मुश्किल होता है। इसलिए आप सोने के महल में रहते हुए भी मन ही मन छटपटाते रहते हैं। यही आपके दुहक का कारण है। ओ तुम्हारे भाग्य ने सच ही कहा है करण, वास्तव में मैं एक स्त्री हूँ। कहकर राजा ने लजाते हुए अपने सिर से ताज उतार दिया। ताज के उतरते ही राजा एक सुंदर युवती के रूप में परिवर्तित हो गया। आह निस्संदेह आप अप्सरा समान सुंदर हैं। ईश्वर आपको इसी प्रकार जन्म जन्मांतर तक सुंदर और जवान बनाए रखे। वह तो ठीक है करण, लेकिन तुम्हारे भाग्य ने मेरे इस दुहक से छुटकारा पाने का क्या उपाय बताया है? आप अपने लिए कोई योग्य वर तलाश कर लीजिए, फिर आप सुख से रहने लगेंगे। मेरा रहस्य जानने वाले तुम पहले नौजवान हो और मैं तुम्हें पसंद भी करने लगी हूँ, इसलिए क्यों ना तुम ही मुझसे विवाह करके मेरे पति और इस देश के राजा बन जाओ। करण राजकुमारी की बात सुनकर स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर शीघ्रता से बोल उठा, नहीं नहीं देवी, मैं तुम्हारा पति और इस देश का राजा नहीं बन सकता, क्योंकि जल्दी ही मेरा भाग्य मेरा साथ देने वाला है। अगर भाग्य मेरा साथ देने लगेगा तो मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। सोच लो करण, यदि तुम मुझसे विवाह करोगे तो तुम्हारा भाग्य वैसे ही जाग जाएगा और तुम जीवन भर ऐशो आराम और सुख से रहोगे। नहीं, मैं यह विवाह नहीं कर सकता। आप किसी और को ही अपना पति चुन लीजिए। राजकुमारी ने उसे अपने साथ विवाह करने के लिए बहुत जोर दिया, लेकिन करण नहीं माना और उसे उसी समय विदा लेकर घर की ओर चल पड़ा। वह चला गया, लेकिन वह मूर्ख है जो उसने मेरा आग्रह ठुकरा दिया। मैं तो किसी न किसी योग्य पुरुष से विवाह कर ही लूंगी, लेकिन वह एक दिन अपनी इस नासमझी पर जरूर पछताएगा। कई दिनों के सफर के पश्चात तुम आ गए बेटा, हम तुम्हारे ही लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बेटा, क्या तुम्हारी मुलाकात अपने भाग्य से हुई? हाँ बाबा, और उसने तुम्हारी फसल के नष्ट होने का कारण भी बता दिया है। अच्छा तो जल्दी से बताओ, उसने हमारी फसल के खराब होने का क्या कारण बताया? कारण यह है कि पुराने जमाने में इस खेत के बीचों बीच एक धनी आदमी ने विदेशियों की लूटमार के भय से सोने के सिक्कों से भरे बड़े बड़े 50 घड़े गाड़ दिए थे। इसीलिए आपकी जमीन पर कोई फसल नहीं उगती। आप जमीन खोदकर वे घड़े निकाल लीजिए। अब आपकी जमीन फिर से उपजाऊ हो जाएगी और आप इस इलाके के सबसे बड़े धनी हो जाएंगे। करण की बात सुनकर वे खुशी से नाचने लगे। अच्छा बाबा, मैंने अपना वचन पूरा किया, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं बेटा, तुम खाली हाथ ऐसे नहीं जा सकते। तुमने अच्छी खबर देकर हम सबको प्रसन्न किया है, अतः मेरी तुमसे प्रार्थना है कि तुम हमारे साथ रह जाओ। जमीन खोदने में हमारी मदद करो। जितना खजाना मिले उसमें से आधा तुम ले लो और हमारी बेटी से विवाह करके आनंद पूर्वक यहीं हमारे साथ रहो।
करण को बूढ़ा और बूढ़ी अच्छी लगी। उनकी सुंदर बेटी तो उसे और भी ज्यादा पसंद थी। लेकिन नहीं बाबा, मैं यह विवाह नहीं कर सकता और नहीं मुझे इतना थोड़ा सा धन ही चाहिए। घर पहुंचते ही मेरा भाग्योदय होने वाला है, इसलिए मैं आपके पास किसी भी कीमत पर नहीं रुक सकता, कहकर करण तुरंत आगे बढ़ गया। अरे वह तो कोई महामूर्ख जान पड़ता है, वरना वह क्यों इतने बड़े खजाने को ठुकराता। हाँ बापू, वह मूर्ख ही है, वरना अपने भाग्य को ठोकर मारकर इस तरह से नहीं जाता। उधर करण चलता जा रहा था, चला ही जा रहा था, यहाँ तक कि उसके जूते घिस गए, पांव में छाले पड़ गए। लेकिन फिर भी वह किसी तरह घिसट घिसट कर चलता ही रहा। लेकिन जब उसमें चलने की जरा भी हिम्मत न हुई तो वह एक चट्टान पर बैठ गया और सोचने लगा। तभी, अरे वनराज आप? हाँ मैं तुम्हारे ही लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। बोलो, क्या तुम अपने भाग्य से मिलकर मेरे दांत के दर्द के लिए कोई सलाह अथवा दवा लाए हो? अब दांत का दर्द असहनीय हो उठा है। दवा तो मैं नहीं लाया, पर हाँ, मेरे भाग्य ने तुम्हें तुम्हारी बीमारी से पिंड छुड़ाने का एक तरीका जरूर बताया है। वह तो जल्दी से बताओ, वह क्या तरीका है? मैं तुम्हें इस उपकार के बदले एक ऐसी अद्भुत वस्तु दूंगा कि तुम्हें जीवन भर कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी और तुम बिना हाथ पैर हिलाए मौज से जीवन व्यतीत करोगे। नहीं, मुझे अपने उपकार की कोई कीमत नहीं चाहिए, क्योंकि जल्द ही मेरा भाग्योदय होने वाला है। मैं बिना किसी लालच के आपको वह उपाय बता देता हूँ। सुनिए, यदि आप दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी का भेजा खा लें तो फौरन ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्र। अब मैं ऐसे ही बेवकूफ को सर्वत्र खोजूंगा। क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगे? आप कहते हैं तो जरूर करूंगा। ठीक है, तो आओ मेरे साथ। हम इसी समय किसी मूर्ख व्यक्ति की तलाश में चलते हैं। और दोनों एक तरफ चल पड़े। चलते चलते सहसा शेर बोला, मित्र, मैं इस उबाऊ सफर से परेशानी अनुभव कर रहा हूँ। तुम कोई किस्सा कहानी सुनाओ, इससे मुझे आनंद भी मिलेगा और सफर भी आराम से कट जाएगा। लेकिन मुझे तो कोई किस्सा कहानी आती ही नहीं वनराज, फिर क्या सुनाऊं? अच्छा, तो फिर तुम यही मुझे बताओ कि भाग्य से मिलने जाते समय तुम किन किन मार्गों से गुजरे, किन किन लोगों से मिले और तुमने क्या क्या नई चीजें देखी थी? हाँ, यह मैं आपको बता सकता हूँ। और करण ने शेर को मनहूस बरगद के पेड़, अपने भाग्य के साथ हुई बातचीत, राजा रूपी युवती और बूढ़े बूढ़िया और उनकी रूपवती बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनकर शेर की आंखें चमक उठीं। मेरी बीमारी का इलाज मेरे साथ साथ चल रहा है और मैं बेकार ही किसी दूसरे की तलाश में अपनी टांगे तुड़वा रहा हूँ। शेर तुरंत ही रुक गया। क्या हुआ वनराज? आप एकाएक रुक क्यों गए और किस पर खफा हो रहे हैं? मैं तुम्ही पर खफा हो रहा हूँ करण। मुझ पर? लेकिन मैंने क्या किया है वनराज? क्या गुस्ताखी हुई है मुझसे? मूर्ख, तेरा भाग्य तो वापस लौटते ही साथ देने लगा था। सुखी होने का कितना अच्छा मौका तुझे मिला था, पर तूने उसे छोड़ दिया। तूने राज और सम्मान को ठुकरा दिया। तूने धन और समृद्धि को छोड़ दिया। तूने दो सुंदर युवतियों को ठुकरा दिया। यदि मैं दुनिया के चक्कर लगाऊं तो भी मुझे तुमसे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। अतः तुम्हारे भाग्य के कहे अनुसार तुम्हारा ही भेजा खाने से मेरे दांत का दर्द ठीक हो सकता है। यह आप क्या कह रहे हैं वनराज? आप मुझे खाएंगे? मुझे जिसने आप पर उपकार किया है? हाँ, तुझे ही खाऊंगा मूर्ख, क्योंकि तुझसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होगा। कहने के साथ ही शेर ने करण पर छलांग लगा दी। करण चिल्लाता रहा, लेकिन उस निर्जन एवं वीरान स्थान पर भला उसे कौन बचाने आता? शेर ने उसे दबोच लिया और उसका भेजा निकालकर खा गया। हाँ, वास्तव में यही दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख था, क्योंकि मेरे दांत का दर्द अब बिल्कुल ठीक हो गया है।